सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 14 दिसंबर का अपना द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, जो अलंद वोटर फ्रॉड हुआ, कर्नाटका की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये अलंद, जहां पे बोला जा रहा है कि नेम्स ऑफ जो जेन्युइन वोटर्स हैं वो एलिजिबली डिलीट किए गए वोटर लिस्ट से उनकी नॉलेज के बिना। 2023 का जो कर्नाटका इलेक्शंस था, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैसे उन्होंने लूप होल्स का यूज़ किया, जो बेसिकली नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पे लूप होल्स थे उसका यूज़ करके ऐसा किया गया। जो है कोई भी मोबाइल जो नंबर है वो यूज़ किया जा सकता है जो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है उस पे अकाउंट बनाने के लिए। और दूसरा है कि जो ओटीपी सिर्फ जो है एक ही बार चाहिए होता है साइन अप के टाइम पे, उसके बाद लेटर जो लॉगिन्स हैं उसके लिए ओटीपी नहीं चाहिए होता है। और जो ओटीपीज़ हैं वो परचेज़ किए जा सकते हैं ऑनलाइन। जो भी फेक या जो फेक और टेम्परेरी नंबर्स हैं उस पे ऑनलाइन परचेज़ किए जा सकते हैं ओटीपीज़। और जो फोर्थ है यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनलिमिटेड एप्लीकेशंस कुड बी फाइल्ड फ्रॉम वन अकाउंट, एक अकाउंट से कितनी भी एप्लीकेशंस आप फाइल कर सकते हैं। और कोई भी अलर्ट जो है वो वोटर को नहीं जाता है जब उसका नेम जो है वो डिलीट किया जाता है वोटर लिस्ट से। और जो भी कोई भी अगर लॉगिन किया है तो उसका कोई सेशन का टाइम लिमिट नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा लॉगिन ही रहता है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि फेक यूज़र जो है उनका नेम जो है वो डिलीट कर पाए, स्पेशली राइवल वोटर्स को। तो इसमें जो है सबसे बड़ा रोल रहा ओटीपी बाज़ार का। बोलते हैं ओटीपी बाज़ार क्या है कि ये जो है रैंडम मोबाइल नंबर्स वो प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है ओटीपी पैसों के ट्रांजैक्शन पे। और जो सस्पेक्टेड इन्वॉल्वमेंट है इसका आइडेंटिटी थेफ्ट में और साइबर क्राइम्स में भी यूज़ होता है ओटीपीज़ का। तो जो है सर्वर्स इनके सीज़ किए गए, वेबसाइट्स टू बी शट डाउन। और इलेक्शन कमीशन के सेफगार्ड सितंबर 2025 में इसके लिए क्या है, इलेक्शन कमीशन ने ई वेरिफिकेशन जो है इंट्रोड्यूस किया, डबल ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस किया। और लिमिट किया 6 एप्लीकेशंस जो है पर अकाउंट जो है वो डाल सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे थैलेसीमिया के बारे में है। थैलेसीमिया पेशेंट्स है हेल न्यू ट्रांसफ्यूजन बिल। तो पहले थैलेसीमिया क्या होता है ये देख लेते हैं। थैलेसीमिया एक बेसिकली जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है और जिसमें बॉडी जो है प्रॉपर हेमोग्लोबिन वो नहीं बना पाती है। तो हेमोग्लोबिन बेसिकली रेड ब्लड सेल का वो प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये प्रॉब्लम होती क्यों है? ये बेसिकली जीन्स में डिफेक्ट की वजह से हो जाती है या म्यूटेशंस जिनको बोलते हैं उनकी वजह से हो जाती है। और पेरेंट्स से बच्चे में जो है ट्रांसफ़र होती है और ये इन्फेक्शियस या कंटेजियस जो है वो नहीं होती है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनको लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो चाहिए होता है। बार-बार ट्रांसफ्यूजन से क्या होता है कि आयरन ओवरलोड हो जाता है और जिससे कि जो हार्ट है या लिवर है या हार्मोनल सिस्टम है, वो उसको डैमेज कर सकता है। इसलिए सेफ और रेगुलर ब्लड सप्लाई जो है बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा है आयरन चिलेशन थेरेपी, एक्स्ट्रा आयरन निकालने के लिए फॉलिक एसिड जो है सप्लीमेंट दिए जाते हैं। बोन मैरो या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो है, ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इंडिया में थैलेसीमिया की बात करें तो बर्डन बहुत ज़्यादा हाई है। लगभग 10,000 से 12,000 जो है बच्चे इस डिज़ीज़ के साथ जो है वो पैदा होते हैं। तो इस पूरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल 2025 जो है लाया गया है, जिसके कुछ की प्रोविजंस हैं कि फर्स्ट एक तो नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी बनाना, जो कि एक सेंट्रल बॉडी रहेगी इस चीज़ के रेगुलेशन और ओवरसाइट के लिए। सेकंड बोलते हैं कि एक नेशनल स्टैंडर्ड्स सेट करना ब्लड के कलेक्शन के लिए, टेस्टिंग के लिए, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। थर्ड है कि मैंडेट करता है रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ब्लड सेंटर्स का, की वजह से अकाउंटेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। तो और जो फोर्थ प्रोविज़न है कि प्रमोट करता है वॉलंटरीली ब्लड डोनेशन प्रमोट करता है, यानी कि रिड्यूस करता है डिपेंडेंस पेड डोनर्स होते हैं उन पे। और फिफ्थ स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ इंट्रोड्यूस करता है अनसेफ, इल्लीगल और नॉन कंप्लायंट प्रैक्टिसेस के लिए। तो अब ये ज़रूरी क्यों था बेसिकली? ये ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जो अभी क्या है कि जो पेशेंट्स थैलेसीमिया के होते हैं, वो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न उनके लिए जो है लाइफ़लाइन होता है, जस्ट ट्रीटमेंट नहीं होता है। और अभी तक क्या है कि इंडिया का ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम जो है काफ़ी फ्रैगमेंटेड रेगुलेशन है उसमें। और सेकंड है कि इनकंसिस्टेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। और थर्ड है सेफ्टी कंसर्न्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसकी ज़रूरत थी। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, फॉरेन इन्वेस्टर्स एग्जिट फ्रॉम इंडियन इक्विटी, डेट हिट्स 12,941 करोड़।
तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है बेसिकली एफडीआई और एफपीआई के बीच में, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टली जो इन्वेस्टर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, और जो एफपीआई होता है उसमें फॉरेन इन्वेस्टर स्टॉक में या फिर बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कंट्रोल जो है इन्वेस्टर को मिल जाता है कंपनी का। यहाँ पे मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं, सिर्फ सिर्फ रिटर्न्स के लिए वो इन्वेस्ट करता है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा और ये ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि रिटर्न्स के लिए काम कर रहा है यहाँ पे वो। तो यहाँ पे पर्पज़ ये है कि बिज़नेस को एक्सपैंड करना, जॉब्स क्रिएट करना, यहाँ पे कैपिटल गेन और इंटरेस्ट अर्न करना। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर एफपीआई का स्टेक वो अगर 10% से कम है कंपनी में, तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर माना जाता है। और वहीं अगर जो है ये एफपीआईज़ का जो स्टेक है वो 10% से ज़्यादा हो गया, तो वो एफडीआई के अंडर कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जो दिसंबर 12 तक इस वीक में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, जो स्टॉक्स और बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने इंडियन मार्केट से लगभग 12,941 करोड़ रुपए जो है वो विथड्रॉ किया है। और ऐसा हुआ क्यों है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो है इसका मेन रीज़न है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जैसे कि हाई यूएस इंटरेस्ट रेट्स हो गए, यूएस के हाई इंटरेस्ट रेट्स और स्ट्रॉन्ग जो डॉलर है स्ट्रॉन्ग होना, ये सारे रीज़न है। साथ ही रुपये की जो शार्प गिरावट है, यानी एक जो डॉलर है वो 90 रुपीज़ के अराउंड हो गया है। और इंडिया के महंगे इक्विटी वैल्यूएशंस ने जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो कम किया है, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया से पैसा निकालना जो है बेहतर समझा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे असाम्स डेमोव मॉडल टू बी स्टडीड इन आईसीएमआर's प्रोजेक्ट फॉर अटेनिंग जीरो स्नेक बाइट डेथ्स। तो ये डेमोव मॉडल क्या है? ये मॉडल बेसिकली फोकस करता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी अवेयरनेस पे, लोकल वॉलंटियर्स पे और एफिशिएंट जो रेफरल नेटवर्क्स हैं उसको क्रिएट करने पे, ताकि क्विक मूवमेंट हो, जो विक्टिम्स है उनका जो है हॉस्पिटल में तुरंत उनको पहुंचाया जा सके। ये ब्रिज करता है गैप विलेजेस में और जो फॉर्मल हेल्थ सिस्टम है उसमें। तो अभी यही जो मॉडल है डेमो मॉडल, इसको जो आईसीएमआर साइंटिफिकली स्टडी करेगा और स्केल अप करेगा पैन इंडिया, ताकि स्नेक बाइट्स का जो प्रिवेंशन है और मैनेजमेंट प्रॉपर किया जा सके। और एम है कि स्नेक बाइट प्रिवेंशन, अर्ली रिस्पॉन्स और टाइमली ट्रीटमेंट गोल्डन आवर के अंदर दे दिया जाए। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली ऑपरेट करेगा अंडर सार्पा, यानी कि स्नेक बाइट अवेयरनेस, रिस्पॉन्स, प्रिवेंशन एंड एक्शन। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे यूएस लेड पैक्स सिलिका इनिशिएटिव के बारे में है। तो ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव क्या है? ये एक प्रपोज्ड 9 नेशंस का ग्रुपिंग है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो चाइना की डोमिनेंस है उसको रिड्यूस करना, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स में, सिलिकन्स में और जो एडवांस टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स में इसकी चाइना की डोमिनेंस को रिड्यूस करना। तो पैक्स सिलिका नेम जो है ये मेंट एज अ काउंटर टू पैक्स सिनिका, जो ये चाइना लेड इनिशिएटिव है उसका काउंटर है पैक्स सिलिका। और जो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में? यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, इज़राइल, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये 9 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं और इसमें इंडिया को इंक्लूड जो है वो नहीं किया गया है। तो वही यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी जो है बेसिकली क्रिटिसाइज़ कर रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि इंडिया को इसमें इंक्लूड जो है नहीं किया गया, एक्सक्लूड किया गया है पैक्स सिलिका में, जो कि एम है जिसका कि सिक्योर करना ग्लोबल सिलिकॉन और हाई टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स और रिड्यूस करना डिपेंडेंस चाइना पे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है ओवरग्राउंड वर्कर्स। तो ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं? ये ओवरग्राउंड वर्कर्स बेसिकली वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो मिलिटेंट्स को लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल और शेल्टर और इंटेलिजेंस सपोर्ट देते हैं मिलिटेंट्स को, और एक लिंक की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन जो टेररिस्ट होते हैं और लोकल जो नेटवर्क्स होते हैं। और ये एक टेरर इकोसिस्टम का की पार्ट माने जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे न्यू ओरल ड्रग एक्सपैंड्स ऑप्शन फॉर गोनोरिया ट्रीटमेंट। तो गोनोरिया क्या है? ये गोनोरिया बेसिकली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जो कि बैक्टीरिया का नाम नेसेरी गोनोरिया उसकी वजह से होता है। और ये सेक्सुअली जो है कांटेक्ट से स्प्रेड होता है, जो कि अफेक्ट करता है हमारे जेनिटल्स को, थ्रोट को, आईज को। सिम्टम्स यही हैं इसके कि जो है पेनफुल यूरिनेशन होगा, ब्लीडिंग होगी, डिस्चार्ज होगा। स्पेशली वुमेन्स में सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए जो है अनट्रीटेड रह जाता है ये। और अगर ट्रीटमेंट ना हो तो कई बार इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो ये जो डिजीज़ है ये बेसिकली ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से ट्रीट करना मुश्किल हो जा रही है,
तो वही यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 नए मेडिसिन्स अप्रूव किए हैं। और कौन-कौन सी हैं ये मेडिसिन्स? कौन-कौन सी हैं ये मेडिसिन्स? फर्स्ट है नूज़ोलवेंस और सेकंड है ब्लू ज़ेपा। तो ये मेडिसिन्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि गोनोरिया के ट्रीटमेंट के ऑप्शंस जो है बहुत कम होते हैं और होते जा रहे हैं, और डब्ल्यूएचओ ने बेसिकली गोनोरिया कॉजिंग बैक्टीरिया जो है नेइसीरिया गोनोरिया, उसको हाई प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट में रखा है 2024 की। और ये बैक्टीरिया एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स के जो है अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जा रहा है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हैं ये मेडिसिन्स। तो ग्लोबल सिचुएशन की बात करें कि डब्ल्यूएचओ एस्टिमेट के हिसाब से 82.4 मिलियन जो है न्यू इन्फेक्शंस मिले हैं 15 से 49 के बीच में 2020 में। और पैंडेमिक के बाद जो है केसेस, पैंडेमिक के बाद कोविड के बाद काफ़ी बढ़ गए हैं। तो केसेस क्यों बढ़ बढ़ रहे हैं? तो बेसिकली यहाँ पे बताते हैं कि जो एचआईवी ट्रीटमेंट और जो प्रिवेंशन है, जैसे कि प्रेप हो गया, इनकी वजह से लोग जो है प्रिवेंशन यानी कॉन्डोम्स का यूज़ कम कर रहे हैं। और प्रेप जो है वो सिर्फ एचआईवी से बचाता है, लेकिन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उससे बचाता नहीं है, इसलिए गोनोरिया जैसे इन्फेक्शन जो है वो बढ़ रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, वाई आर निविडिया चिप्स बीइंग सोल्ड टू चाइना अगेन। तो निविडिया बेसिकली यूएस की कंपनी है। तो यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि जो चाइनीज़ कंपनीज हैं, ये निविडिया की जो H200 चिप्स है वो इंपोर्ट कर सकेंगी। तो लेकिन कंडीशन ये रहेगी, जो निविडिया है वो उसको यूएस गवर्नमेंट को 25% एक्स्ट्रा रेवेन्यू सरचार्ज यानी एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। और ये निविडिया के चिप्स होते क्या हैं? ये बेसिकली ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। एक पावरफुल चिप होती है। इसका यूज़ बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मॉडल को ट्रेन करने में, जैसे चैट जीपीटी हो गया टाइप के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, डेटा प्रोसेसिंग के लिए और हाई एंड कंप्यूटिंग टास्क के लिए यूज़ होता है। और ये एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप है, लेकिन जो निविडिया की ही एक दूसरी चिप है जिसका नाम है B200 लेटेस्ट ब्लैकवेल, उससे एक जनरेशन पुरानी है ये H200। तो यहाँ पे क्या बोलना है कि यूएस चाइना को का जो है एडवांस चिप से क्यों रोकता है? इसके 3 बड़े मेन रीज़न्स हैं। पहला है सिक्योरिटी रीज़न, यानी कि जो है चाइना इन चिप्स का यूज़ करके सिविल प्लस डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे ना निकल जाए। सेकंड है स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन, और स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या सेमीकंडक्टर फ्यूचर की जो सुपर पावर रेस है, वो यूएस अपनी टेक्नोलॉजिकल लीड जो है मेंटेन करना चाहता है। थर्ड है बिजनेस एडवांटेज। इसलिए बेसिकली 2018 से यूएस और उसके जो एलाइज हैं, जापान, साउथ कोरिया और नीदरलैंड्स, ये सारे चाइना पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। फिर अब क्यों जो है H200 जो है वो चाइना में इम्पोर्ट के लिए अलाउ किया जा रहा है? इसके पीछे बोलते हैं कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो रेस्ट्रिक्शंस जब लगाए गए तो चाइना ने अपने चिप्स जो है वो खुद बनाने स्टार्ट कर दिए। जो चाइना की कंपनी हुआई है, उसने अपने इंडिजिनस चिप्स बनाए। एंड्रॉयड के बिना जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स बनाए, जैसे डीप सीक हो गया। तो मतलब चाइना बिना यूएस की टेक्नोलॉजी के भी प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन सिर्फ जो पुरानी जनरेशन की चिप H200 है वो जो है एक्सपोर्ट करने का अलाउ किया गया है यूएस के द्वारा चाइना में, ना कि जो उसकी लेटेस्ट जो B200 चिप है उसको अलाउ नहीं किया गया है। तो यहाँ पे चाइना खरीदेगा या नहीं? तो उसमें बोलते हैं चाइना का अप्रोच बैलेंस्ड है। शॉर्ट टर्म में बोलते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में H200 अलाउ करेगा ताकि कंपनीज का काम ना रुके। लॉन्ग टर्म में जो अपनी चिप इंडस्ट्री जो है स्ट्रॉन्ग करेगा। यूएस लेवल टेक्नोलॉजी गैप क्लोज करने की कोशिश रहेगी चाइना की। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है यूएस का, कि यूएस और जो यूएस की कंपनी निविडिया है, वो सोच रहे हैं कि जो है अगर चाइना को H200 जो चिप्स हैं उससे काम चल जाए, तो जो लेटेस्ट B200 जैसी कटिंग एज जो चिप्स हैं उसकी अर्जेंसी कम होगी। और चाइना का जो कोर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो रहेगा। लेकिन रिस्क भी है इसमें, बोलते हैं चाइना में कम रिसोर्सेज में पुरानी चिप्स पर फास्ट इनोवेशन दिखाता रहा है। एग्जाम्पल बोलते हैं डीप सीक जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये काफ़ी सस्ता भी है, छोटी कंपनी है, ओल्डर चिप्स यूज़ करती है, फिर भी वर्ल्ड क्लास जो है परफॉर्मेंस देती है। इसलिए और यूएस और उसके अलाइज चाहते हैं कि अपनी जो पोल पोजीशन है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मेंटेन करें। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ विल ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया बैन वर्क। तो यहाँ पे बोलते हैं कि 10 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया जिसने 16 साल से कम एज के यूज़र्स पर जो है सोशल मीडिया बैन इम्प्लीमेंट किया है। और इस लॉ के तहत जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या टिकटॉक है, स्नैपचैट हो गया, यूट्यूब जैसे जो है लगभग 10 मेजर प्लेटफॉर्म पर अंडर 16 यूज़र्स के जो अकाउंट्स हैं वो अलाउड नहीं होंगे। और नॉन कंप्लायंस होने पर
$49.5 मिलियन तक का जो है फाइन लग सकता है ऑस्ट्रेलिया के डॉलर्स में। और ये बैन बेसिकली बोलते हैं कि ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024 के थ्रू लाया गया है, जिसका एम है कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है और वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि सोशल मीडिया पर बच्चों की साइबर बुलिंग, हार्मफुल कंटेंट और ऑनलाइन प्रेडेटर्स का रिस्क रहता है। और मेटा और जो दूसरी कंपनीज़ हैं उसमें उन्होंने जो है मजबूरी में ये रूल फॉलो करना शुरू कर दिया है। लेकिन उनका कहना है कि जो ब्लैंकेट बैन है वो सॉल्यूशन नहीं है। एज वेरिफिकेशन इसमें एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो फेशियल रिकॉग्निशन टूल्स में जो है एरर्स और प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ मैनग्रोव्स सेल हेल्प प्लांट सर्वाइव इन सॉल्ट वाटर। तो यहाँ पे मैनग्रोव्स के बारे में बात हो रही है कि नॉर्मली जो सॉल्ट वाटर है ज़्यादातर प्लांट्स जो है वो मार देता है, लेकिन मैनग्रोव्स ऐसे जो यूनिक प्लांट होते हैं जो समुद्र के खारे पानी यानी सॉल्ट वाटर में भी जो है सर्वाइव कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक नई स्टडी में पता लगाया है कि मैनग्रोव्स की जो सेल की स्ट्रक्चर है मैनग्रोव्स की, वो उनकी असली स्ट्रेंथ है उसके लिए। रिसर्च के अकॉर्डिंग मैनग्रोव के जो लीफ जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और उनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है, जिससे उन्हें जो है नमक वाले पानी का प्रेशर झेलने की पावर मिलती है। और डिफरेंट मैनग्रोव स्पीशीज़ जो है अलग-अलग तरीके से यूज़ करती हैं इसको। कुछ रूट्स के थ्रू जो है सॉल्ट वाटर फ़िल्टर कर देती हैं, जबकि कुछ सॉल्ट को एब्ज़ॉर्ब जो है वो करने के बाद जो है लीव्स से बाहर निकाल देती हैं। इसी वजह से ये प्लांट जो है कोस्टल एरियाज़ में टिक पाते हैं। और मैनग्रोव्स सिर्फ़ खुद ही नहीं बचते, बल्कि जो कोस्ट लाइन में इरोज़न होता है उससे बचाते हैं। जो फ़िशेज़ और जो बर्ड्स होती हैं उसको शेल्टर भी देते हैं, जो ह्यूमन्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल हैं। तो साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हम मैनग्रोव्स से सीखें तो फ्यूचर में सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स जो है वो डेवलप की जा सकती हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज और जो राइजिंग सी लेवल के टाइम पर फार्मिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, ऐसा इस पूरे आर्टिकल का बोलना है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे रामानुजन्स ओल्ड फॉर्मूला फॉर पाई इको इन मॉडर्न कॉस्मोलॉजी। तो रामानुजम कौन है? रामानुजम बेसिकली इंडिया के एक जीनियस मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के बेसिकली दुनिया में नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज, पाई जो है, जो यूज़ होता है मैथ्स में, और पार्टीशंस, स्पेशल इक्वेशंस में बहुत ज़्यादा जो है उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यहाँ पे ये बॉर्न हुए थे बेसिकली ईरोड तमिलनाडु में, और उन्होंने पाई जो है कैलकुलेट करने में बहुत फास्ट फार्मूलाज डिस्कवर किए। उनके फार्मूलाज जो है आज भी सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आईआईएससी में एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की गई है, जिसमें रामानुजम के जो पाई के फार्मूला को मॉडर्न फिजिक्स से जोड़ा गया है। और उन्होंने दिखाया कि पाई सिर्फ जो है सर्कल और का जो है नंबर नहीं है, बल्कि टर्बुलेंट फ्लूइड, स्ट्रिंग थ्योरी और यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है, इन जैसे कॉम्प्लेक्स जो फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें भी नेचुरली अपीयर होता है। और रामानुजन ने बेसिकली 100 साल पहले पाई की वैल्यू जो है कैलकुलेट करने में बहुत फास्ट फार्मूलाज डिस्कवर किए थे, जिसने पाई की वैल्यूज़ कुछ ही स्टेप्स में जो है काफ़ी एक्यूरेट जो है वो मिल जाती है। तो रिसर्च के टाइम पे साइंटिस्ट को पता लगा कि जो रामानुजम के फार्मूलाज का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है वो कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी से मिलता-जुलता है। ये क्या होता है? ये उन सिचुएशंस को एक्सप्लेन करता है जहाँ मैटर जो है वो मैटर ट्रांजिशन पॉइंट पर होता है। यानी कि जैसे पानी होता है, पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट आने वाला होता है, तो इस ट्रांजिशन पे बॉयल होता है, तो उस ट्रांजिशन पॉइंट पर जो है ये जब मैटर होता है उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। तो अभी ये डिस्कवरी किसी फाइनल थ्योरी को प्रूव नहीं करती, लेकिन ये मैथ्स और फिजिक्स के बीच एक नया ब्रिज बनाती है। जैसे पहले प्योर मैथ बाद में रियल वर्ल्ड फिजिक्स में काम आई है, वैसे ही ये आइडियाज़ फ्यूचर में यूनिवर्स और साइंस को समझने में हेल्प कर सकते हैं, ऐसा इस पूरे आर्टिकल का बोलना है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे स्नेल एज अ मॉडल फॉर रिस्टोरिंग विजन इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो शिवा की जो थर्ड आई है, उसको अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल माना जाता है। और इसी आइडिया को साइंस से जोड़ते हुए रिसर्चर्स ने दिखाया कि नेचर में कुछ एनिमल्स अपनी आँख जो आई है वो दोबारा उगा सकते हैं। ये रिसेंट रिसर्च में साइंटिस्ट ने एक गोल्डन एप्पल स्नेल पर स्टडी की है, जो अपनी पूरी आई जो है लूज़ करने के बाद दोबारा से अपनी जो आई है उसको रीजनरेट कर लेता है। तो ये मैजिक नहीं बल्कि जीन्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। तो आई डैमेज के बाद पहले वुंड हीलिंग जो जीन्स हैं एक्टिवेट होते हैं, फिर सेल ग्रोथ होती है और फिर रेटिना, लेंस और फोटोरिसेप्टर्स बनने लगते हैं।
तो इस प्रोसेस में बोलते हैं कि PAX6 जीन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन्स में अभी ऐसी रीजनरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू साइंटिस्ट जो है जेनेटिक आई डिजीज़ जैसे कि जेनिटल जो ब्लाइंडनेस है उस पर काम कर रहे हैं। और हैदराबाद का एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे सेंटर्स ने विजन इम्प्रूव होने के प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स जो है वो दिखाए हैं, ऐसा बोलते हैं। और रिसर्च बताती है कि रीजनरेशन एक पुराना बायोलॉजिकल प्रोग्राम है जो फ्यूचर में ह्यूमंस में भी एक्टिवेट हो सकता है, जीन्स मॉडिफाई करके या एडिट करके। तो साइंस के ज़रिए हो सकता है ये, और ये कोई मिरेकल नहीं होगा। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, वी वांट ब्रिज टू बी डावोस फॉर मीडिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूएई, अपनी इकोनॉमी को ऑयल से आगे डाइवर्सिफाई करते हुए जो मीडिया है, कल्चर और टेक्नोलॉजी को स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो है वो बना रहा है। इसी विजन के अंडर जो है अबू धाबी ने 8 से 10 दिसंबर के बीच में ब्रिज समिट जो है होस्ट किया। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉल्स फॉर रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इस साल का जो कॉटन प्रोडक्शन है वो 292.15 लाख बेल्स जो है रहने का एस्टिमेट है, जो पिछले सीजन से काफ़ी कम है। और जबकि डिमांड जो है वो 337 लाख बेल्स के अराउंड रहेगी। और इंडस्ट्री का कहना है कि जब प्रोडक्शन डिमांड से जो है वो कम है, तो कॉटन पर इम्पोर्ट ड्यूटी जो है लगाना सही नहीं है। इसीलिए जो टेक्सटाइल सेक्टर है, खासकर जो एमएसएमई और जो है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है जो कॉटन पर उसको हटाने की मांग कर रहा है, ताकि जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता मिले। और इंडिया की कॉटन प्रोडक्टिविटी जो है ब्राज़ील से के मुकाबले जो है काफ़ी कम है। और 5,900 करोड़ का जो कॉटन मिशन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी रिमूवल से डोमेस्टिक और ग्लोबल कॉटन प्राइसेस का जो गैप है वो कम होगा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।